तो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन इडियम्स एंड फ्रेजेस की ये हमारी हमारा सेकंड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर में हम करने जा रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस का प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो पहला क्वेश्चन, ए सी चेंज, ये होता क्या है ए सी चेंज? सो इसका एक जल्दी से आप आइडिया लगाकर आंसर दीजिए, देन आई लेट यू नो कि ए सी चेंज होता क्या है। आप पहले आंसर दीजिए। द सेम क्वेश्चन हैज़ ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन। मैं कहता हूँ मैं क्वेश्चन जो लेकर आया हूँ, और जो भी मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ वो बेसिकली प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं, मैं उन्हीं को डिस्कस करता हूँ। तो देखिए, तो वो चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे वो एनडीए हो, नेवी हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, एफकेट हो, एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, सीजीएल हो, कोई भी, तो ये प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ चुके हुए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका रिप्लाई सही देंगे। नाउ स्टार्ट। रिप्लाई कीजिए, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स स्टूडेंट्स। ग्रेट बच्चे, ग्रेट। चलो अब मैं समझा देता हूं। देखिए, ये सी चेंज है क्या? तो देखो पहले इन सभी के मीनिंग समझते हैं। ए प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोफाउंड होता है बहुत बड़ा, और नोटेबल जिसको क्या कहते हैं, जो सभी नोट करें, जिस सभी की नोटिस में है, बहुत बड़ा जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बहुत बड़ा बदलाव। पहला, एन अपकमिंग स्टॉर्म कि आने वाला तूफान। ए सी चेंज कि समुद्र में बदलाव, तो कोई आने वाला तूफान कि भाई तूफान आएगा तो समुद्र में बदलाव होगा। समवन हु अपीयर्स टर्बुलेंट कि कोई इंसान बड़ा ही परेशानी, मतलब ऐसा लगता है कि परेशानी क्रिएट करेगा। ऑन द आउटसाइड कि बाहर से तो लगता है कि बड़ा परेशान है, बहुत परेशानी हो चुकी है उसे, बट इज एक्चुअली काम डीप इनसाइड कि बाहर से तो बड़ा मतलब लगता है टर्बुलेंट, लेकिन अंदर से बहुत ही शांत है। क्या उसकी बात कर रहे हैं? नेक्स्ट, एज यू गो डीपर, जैसे ही एज यू गो डीपर इनटू द सिचुएशन, जब तुम किसी सिचुएशन के अंदर डीपर एंड डीपर जाते हो, यू विल सी ए वेरी डिफरेंट पिक्चर, तो तुम देखोगे बहुत ही डिफरेंट पिक्चर। तो पहले मैं इसको ए सी चेंज को अगर थोड़ा सा डिफाइन करूं, तो जो इसका शाब्दिक अर्थ होगा ना, तो शाब्दिक अर्थ कुछ ऐसे होगा जैसे कि सी चेंज कि भाई जैसे कैसे कि समुद्र के अंदर बहुत ज़्यादा क्या आ रहा है, तूफान आ रहा है, ये हुआ शाब्दिक अर्थ कि भाई ये सी चेंज कि समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, ये ऐसा महसूस होगा समुद्र में तूफान। तो बेसिकली ये समुद्र में जो तूफान है ये क्या हुआ, और समुद्र में तूफान आएगा तब तो बहुत बड़ा बदलाव होगा ही होगा, लेकिन वो तो शाब्दिक अर्थ हुआ। सॉरी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शाब्दिक अर्थ मीनिंग नहीं होता, शाब्दिक अर्थ मीनिंग नहीं होता, तो अब कहता है सी चेंज। तो अब ये सी चेंज क्या हुआ कि जिस तरह से समुद्र में बदलाव आते हैं, जिस तरह से समुद्र में अगर तूफान आए तो एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, ठीक है। उसी तरह से जब हमारी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी घटना घटित हो कि जिस घटना के ब्याह पर हमारी जिंदगी में बदलाव आ जाए, तो उसे हम सी चेंज कहते हैं कि किसी घटना के ब्याह पर हमारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आ जाए। तो दोस्तों, तो आप इधर देखते हैं कि ये समुद्र का ये जो चेंज है, तो ये सी चेंज हुआ। लेकिन यहाँ पर जो हमारा पूछा गया ए सी चेंज, तो सी चेंज ये नहीं होगा कि भाई कोई तूफान आ रहा है, कि जो कोई इंसान जो अंदर से तो बड़ा ही टर्बुलेंट लगे, लेकिन बाहर से टर्बुलेंट, अंदर से शांत हो। या तुम सिचुएशन के अंदर जाओ तो हर सिचुएशन जो है वो हर पिक्चर तुम्हें अलग नज़र आएगी। इसका जो एक्चुअल आंसर होगा वो क्या होगा, प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन की एक बहुत बड़ा बदलाव किसी की ज़िंदगी में। बहुत बड़ा बदलाव ऐसे समझ लें कि कोई इंसान या तो बिल्कुल ना पढ़ता हो और फिर वो दिन रात पढ़ने लगे। बहुत बड़ा बदलाव कि ऐसा इंसान जो लगता था ज़िंदगी में कुछ नहीं करेगा और कुछ ही समय पढ़ाई करके वो एक बहुत बड़ी जॉब लेकर बैठ गया, एक ऑफिसर रैंक की जॉब लेकर बैठ गया।
गुड मॉर्निंग आशु, गुड मॉर्निंग बेटा। नीलम गुड मॉर्निंग। तो बहुत बड़ी जॉब लेकर बैठ गया। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसी को एसी चेंज कहते हैं, कि किसी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव जो होता है इस ट्रांसफॉर्मेशन को सी चेंज कहते हैं। तो फाइनली ए सी चेंज मीन्स क्या होगा? सी चेंज का मीनिंग होता है एक बहुत बड़ा बदलाव। सी चेंज का मीनिंग हो जाएगा ए प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, कि जिससे इंसान की जिंदगी में बदलाव आ जाए। ए सी चेंज जो होगा, ऐसे समझ लीजिए कि जैसे समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आता है लेकिन उसके बाद सब कुछ बदल जाता है, उसी प्रकार से इंसान की ज़िंदगी में जब कोई ऐसी घटना घटित हो जिसके हिसाब से, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से बदल जाए, तो उसी को कहते हैं ए सी चेंज, ए प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, तो अगला लेते हैं। तो नेक्स्ट इज इन द सेम बोट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर वी गो, आंसर कीजिए। इन द सेम बोट, ऑल द क्वेश्चंस have already been asked in the previous year examination students। हाँ जी, आ जाइए। राजरानी, मंजू रानी, अजय सिंह, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। in the same boat, when the option that you have is equality bad as the situation you are in, life like the river throws the same challenge for all boats, be in the same difficult circumstances as others, big and small boats suffer the same fate in a storm। चलो मैं देख रहा हूं आपके आंसर्स, बढ़िया बढ़िया। देखो सभी, चाहे गलत ही सही आप रिप्लाई जरूर कीजिए, चाहे गलत ही सही, कि बी द पार्ट ऑफ द क्लास, कि डोंट बी ओनली ए स्पेक्टेटर, सिर्फ एक दर्शक बन के ना रहे, बी ए पार्ट ऑफ द क्लास। कि जब आप आते हैं तो रिप्लाई ज़रूर कीजिए, कि इफ़ ए क्वेश्चन इज आस्क्ड तो उसका रिप्लाई ज़रूर कीजिए। तो देखिए, कहता है इन द सेम बोट। अब इन द सेम बोट का मतलब पता है क्या होगा? पहले इसका शाब्दिक अर्थ समझा दूँ। पहले इसके शाब्दिक अर्थ की अगर मैं बात करूँ कि इन द सेम बोट, तो देख रहे हैं कि लोग सेम बोट में हैं और डूब रहे हैं। कि अगर बोट में छेद हुआ, अगर बोट में छेद हुआ तो एक कोई इधर बैठा है, कोई इधर बैठा है, तो अगर इधर छेद हुआ, इधर वाले कहेंगे ले वो तो उधर की बोट में उधर की तरफ को छेद है, तो सिर्फ वो डूबेंगे, हम नहीं। तो भाई छेद कहाँ हुआ? आप देख रहे हैं ये छेद कहाँ हुआ? पीछे की तरफ। तो जो आगे वो भी डूबेगा, पीछे वो भी डूबेगा। तो बी इन द सेम बोट का जो मतलब होता है कि एक ऐसी सिचुएशन में होना कि जो अगर तुम डूबोगे तो सनम तुम्हें साथ लेके डूबेंगे। मीन्स कि जो सिचुएशन तुम्हारे साथ है वही सिचुएशन मेरे साथ है। तो पॉइंट इज, बी इन द सेम बोट का मतलब क्या हो जाएगा? बी इन द सेम बोट का मतलब ये हो जाएगा कि अगर लोग एक साथ बोट में बैठे हुए हैं, अगर बोट डूबेगी तो सभी डूबेंगे। तो ये तो हुआ इसका शाब्दिक अर्थ, सिचुएशनल मीनिंग, कि कोई ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर जो ऐसी परेशानी वाली सिचुएशन, कि उस सिचुएशन की वजह से आपको भी परेशानी और मुझे भी परेशानी है, वो सिचुएशन से आपको भी नुकसान हो सकता है, मुझे भी नुकसान हो सकता है। तो हम कहते हैं कि वी आर इन द सेम बोट, कि वी कैन से यार वी आर इन द सेम बोट, कि अगर ये नुकसान हुआ तो तुम्हें क्या, मुझे भी होगा। जैसे पार्टनर्स है, एक पार्टनर को नुकसान होगा कि यार वी आर इन द सेम बोट, कि हम दोनों की कंपनी है, तुम्हें नुकसान होगा तो मुझे भी होगा। तो अगर ये बात समझ में आ गई है कि हम अगर सेम बोट में हैं, अगर ये बात क्लियर है, तो देखो बेटा आ जाते हैं। तो अब इसका सिचुएशनली जो आंसर बनेगा इन द सेम बोट, कि व्हेन द ऑप्शन दैट यू हैव इक्वलिटी। तो इसको देखो कि जो हम बिल्कुल पूरी की पूरी वही सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि सेम सिचुएशन में होना, तो बेटा आंसर बनेगा सी, बी इन द सेम डिफिकल्ट सर्कमस्टांस एज अदर्स, कि बी इन द सेम डिफिकल्ट सर्कमस्टांस, उसी डिफिकल्ट सर्कमस्टांस में होना, उसी डिफिकल्ट सर्कमस्टांस में होना एज अदर्स, जितना कि दूसरे उस डिफिकल्ट सिचुएशन में। तो सिचुएशन बिल्कुल ये नहीं कि हम बोट के अंदर बैठेंगे डूबेंगे तभी ये क्या कहते हैं ये हमारा ईडियम हम पर अप्लाई होगा। ये तब अप्लाई होगा कि जो डिफिकल्टी वाली सिचुएशन दूसरों के साथ है वो मेरे साथ भी है।
ठीक है, वही कहता है बिग एंड स्मॉल बोट सफर द सेम फेट इन ए स्टॉर्म। भाई ये तो अब इसका शाब्दिक अर्थ हुआ ना कि समुद्र में अगर तूफान आएगा तो जो स्मॉल बोट्स हैं और जो बिग बोट्स हैं सभी के लिए भैया नुकसान वाली बात है। ये तो एक तो शाब्दिक अर्थ है, जो सेंसिबल मीनिंग है, जो सिचुएशनल मीनिंग है वो ये। ठीक है, अब ये इसका मैं अब फाइनली आंसर बता देता हूं। अब इस फाइनली इसका आंसर मैं समअप कर देता हूं कुछ सेकंड्स में। इन द सेम बोट मीन्स कि जब कुछ लोग एक बोट में हैं, अगर बोट के अंदर छेद हुआ तो बोट अगर डूबी तो उसके अंदर सारे लोग डूबेंगे जितने भी हैं। तो कहता है एक सेम सर्कमस्टांस में होना, एक ही सिचुएशन के अंदर होना। जब हम हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो जिसकी वजह से सामने वाले को भी नुकसान और मुझे भी नुकसान, तो हम कह सकते हैं वी आर इन द सेम बोट। जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं कि लोग एक बोट में बैठे हुए हैं और उस बोट के अंदर अगर छेद है तो सब डूबेंगे, तो मतलब सब एक ही सिचुएशन में है, सभी डूब जाएंगे। तो बेटा ये जो हमारा इडियम है उसी बात को इंडिकेट करता है, और इसका जो एक्चुअल मीनिंग होगा इन द सेम बोट का, दैट इज बी इन द सेम डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस एज अदर्स। क्लियर हो गया होगा? क्लियर है? तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए ड्रॉप इन द ओशियन। आंसर बताइए बेटा, आंसर बताइए। ए ड्रॉप इन द ओशियन। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के कोई भी आगे नहीं निकल पाएगा। अगर आप चीजों पर फोकस करना चाहते हैं, पकड़ करना चाहते हैं, तो सीखने के बाद आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। चीजों के अंदर प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आंसर दीजिए बेटा। यहां तक आते हैं एक लाइक भी मार दिया करो, यहां तक आते हैं एक लाइक भी मार दिया करो। सुबह सुबह आप सभी के लिए प्रैक्टिस के साथ मैं यहां पर आया हूं। हाँ जी, आंसर बताइए, आंसर बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। पूजा चहल जी गुड मॉर्निंग, परवीन जांगरा गुड मॉर्निंग। तो देखें लेट्स स्टार्ट। ए ड्रॉप इन द ओशियन कहना क्या चाहता है? ए ड्रॉप इन द ओशियन तो कहता है कि समुद्र के अंदर अगर एक बूंद गिर जाए या समुद्र में बूंद गिर जाए, ये तो इसका एक शाब्दिक अर्थ हुआ कि समुद्र में बूंद गिर रही है। भाई समुद्र के अंदर बूंद गिर रही है, ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, समुद्र में कोई बूंद गिर रही है। तो कहना क्या चाहता है? तो चार ऑप्शंस लेते हैं, चार ऑप्शंस। हम इन चारों ऑप्शंस को कि भाई कह रहा है कि ये ड्रॉप इन द ओशियन, कि ओशियन के अंदर अगर बूंद गिर रही है तो कहना क्या चाहता है। ठीक है, इस बात को समझते हैं। यहाँ पर पहले चारों ऑप्शंस ले लेते हैं। कहता है इवन ए स्मॉल जेस्चर मीन्स अलॉट टू ए नीडी पर्सन। कहता है कि एक स्मॉल जेस्चर, एक छोटा सा जो हाव भाव होता है ना, स्मॉल जेस्चर ही होता है, वो किसी नीडी पर्सन के लिए ना बहुत कुछ हो जाता है। चलो कि स्मॉल जेस्चर उन्होंने बोल दिया कि ड्रॉप इन दी ओशियन, कि एक छोटी सी सहायता भी एक नीडी आदमी के लिए बहुत कुछ हो जाती है। चलो आगे। टू लूज समवन इन ए ह्यूज क्राउड, कि भाई कि ऐसा क्राउड, ओशियन मान लो क्राउड को, और उसके अंदर एक ड्रॉप डल जाए तो उसे एक इंसान को मान लो कि कोई इंसान खो गया, भीड़ के अंदर इंसान खो गया, एक इंसान। एक ए स्कोल्डिंग विच हैज नो इफेक्ट ऑन ए स्टबर्न पर्सन, कि भाई कि किसी कोई स्टबर्न होता है जिद्दी, एक जिद्दी इंसान को अगर डांट दिया जाए कि उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे कि भाई जैसे समुद्र के अंदर बूंद डल गई, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ऐसे जिद्दी इंसान को डांट दिया जाए उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलो अगला, ए वेरी स्मॉल अमाउंट, एक बहुत ही किसी चीज की बहुत ही छोटी मात्रा, कंपेयर्ड विद व्हाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड, कि किसी भी चीज की वो छोटी मात्रा जिसकी जितना जरूरत है,
जितना जरूरत है उसके हिसाब से बहुत ही कम। क्या कहता है? ए वेरी स्मॉल अमाउंट, एक बहुत छोटी ही मात्रा, कंपेयर्ड विद व्हाट, जिससे कंपेयर की जाए, कंपेयर विद व्हाट, किससे कंपेयर की जाए, इज नीडेड और एक्सपेक्टेड, जितना रिक्वायर्ड और जितना एक्सपेक्टेड है, जितनी जरूरत है, जितना एक्सपेक्ट करते हैं उसके मुकाबले बहुत ही कम किसी भी चीज की मात्रा। तो वो, तो अब आंसर जरा देखें तो क्या होगा। तो बेटा ये जो आंसर बता रहा है, आंसर होगा ए ड्रॉप इन द ओशियन। इसको हिंदी में कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। अब तो समझ में आ गया होगा, ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा होना, समझ रहे ना। जीरा तो सभी जानते हैं, हाँ जी, एक जीरा होता है सब्जी में डलता है ना, सब्जी में डलता है जीरा, वो छोटा छोटा। ऊंट के मुंह में अगर जीरा आएगा वो क्या चबा पाएगा? तो मतलब ये कि ऊंट को जरूरत है ज्यादा खाने की और उसे एक जीरा मिल जाए उसके लिए तो ना के बराबर है। ऊंट को जरूरत है ज्यादा खाने की और उसे मिल जाए छोटा सा जीरा, तो वो तो उसके लिए ना के बराबर है। तो ऊंट के मुंह में जीरा की मतलब जितना चाहिए उसे उसके हिसाब से ना के बराबर। ऐसा कह रहे तो समुद्र के अंदर तुमने एक बूंद डाल दी, अब मुझे, अब यही कहता है कि ज़रूरत है मुझे पानी की, मान लो मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी की ज़रूरत है, तो पानी की ज़रूरत है तो पानी मुझे चाहिए 2 गिलास और तुमने मुझे कितना दिया? आधा कप भी नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या? ये तो ऊँट के मुंह में जीरा हो गया, ये तो ऊँट के मुंह में जीरा। कैसे? समुद्र के अंदर एक बूंद डाल दी। अब ऐसे कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, बिजनेस शुरू करना है, वो 5 लाख रुपए से शुरू होगा। बिजनेस शुरू करना है 5 लाख रुपए से शुरू होगा। किसी ने मतलब 500 रुपये दे दिए, 5 लाख रुपए से बिजनेस शुरू होना है, किसी ने 500 रुपए दे दिए। कह रहे भाई ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है, तो पता ही नहीं चलेगा, तो 5 लाख चाहिए तुम 500 दे रहे हो, इसका तो कोई वैल्यू नहीं है। तो जरूरत कितनी है? 5 लाख की, दे क्या रहे हम? 500। तो बेटा आंसर होगा डी, ए वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विद व्हाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड। आंसर होगा डी। देखो एग्जाम में आते हैं ऐसे, कल मैंने सिखाया था कि इनको कैसे फेस करते हैं, आज हम कर रहे हैं जो एग्जाम में आ चुके तो उनको कैसे डील करते हैं। तो ए ड्रॉप इन द ओशियन शाब्दिक अर्थ है कि समुद्र के अंदर बूंद, लेकिन सिचुएशनल मीनिंग क्या है कि भाई ऊंट के मुंह में जीरा की जितनी ज्यादा अमाउंट चाहिए वो उससे ना के बराबर मिले। तो जैसे अब इसको मैं छोटे में समझा देता हूं आपको। कहते हैं ए ड्रॉप इन दी ओशियन, शाब्दिक अर्थ क्या हुआ कि समुद्र के अंदर एक बूंद गिर गई। समुद्र के अंदर एक बूंद गिरी, तो यार समुद्र इतना बड़ा है, समुद्र के अंदर अगर एक बूंद गिरेगी तो उससे क्या ही प्रभाव पड़ेगा। तो इस वजह से ए ड्रॉप इन दी ओशियन का जो मीनिंग होगा कि ए वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विद व्हाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड। कहता है बहुत ही कम मात्रा, किसी भी चीज की बहुत ही कम मात्रा, कितनी कम मात्रा? जितनी चाहिए उससे ना के बराबर। तो ये मीनिंग हो जाएगा कि ए ड्रॉप इन दी ओशियन मीन्स ऊंट के मुंह में जीरा। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि एक समुद्र है, समुद्र के अंदर अगर एक बूंद डल रही है तो उस समुद्र के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? नहीं। तो जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से हमें जब कम मात्रा में कोई चीज़ मिलती है तो उसे हम कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा, ए ड्रॉप इन दी ओशियन। समझ में आ गया होगा, क्लियर है? तो अगला लेते हैं। एन एक्स टू ग्राइंड, चलो आंसर दीजिए जल्दी, रिप्लाई कीजिए जल्दी। एन एक्स टू ग्राइंड, हाँ जी देख रहे हैं इसे, एन एक्स टू ग्राइंड। तो बेटा अगर मैं इसका शाब्दिक अर्थ लूं, तो इसका अगर मैं शाब्दिक अर्थ लूं तो इसका मतलब होता है कि अपना उल्लू सीधा करना। इसका मीनिंग जो होगा दैट इज अपना उल्लू सीधा करना। अब अपना उल्लू सीधा करना मतलब है कि क्या ऐसे मानोगे कि किसी इंसान के पास उल्लू है, किसी इंसान के पास उल्लू है, वो टेढ़ा बैठा है तो उसे उठा के सीधा कर दो? यार ये तो मीनिंग नहीं होगा कि अपना उल्लू सीधा कर रहे हो। तो उल्लू सीधा करना होता क्या है
कि मीन्स आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे सिर्फ आपको फायदा है और सामने वाले को नुकसान है। क्या ये तो अपना उल्लू सीधा कर रहा है, चाहे कोई मरे या जिए, बस वो अपना काम कर रहा है। एंड एक्स टू ग्राइंड मीन्स वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है, मतलब कुल्हाड़ी लेकर चला गया किसी के पास, कुल्हाड़ी लेकर चला गया, ओए जो मैं चाह रहा हूँ वो कर, तो क्या कर दिया उसने, अपना उल्लू सीधा कर रहा है, अपना मतलब निकाल रहा है। तो क्या कर रहा है, कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गया किसी के पास, हाँ भाई कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गया, अब बता भाई तो मतलब मेरी सैलरी बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है। कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गया, हाँ भाई बता तो मेरी सैलरी बढ़ा रहा है कि नहीं बता रहा। कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गया, हाँ भाई दे कुछ पैसे दे। तो क्या कर रहा है, अपना मतलब सीधा कर रहा है, अपना मतलब सीधा कर रहा है। तो वो अपना मतलब सीधा कर रहा है का मतलब कि वो क्या कर रहा है कि वो कुल्हाड़ी लेकर बस समझो किसी को धमका दिया, डरा दिया। तो वो करना क्या चाह रहा है, वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहा है। एंड एक्स टू ग्राइंड का मतलब होगा अपना उल्लू सीधा करना, अपने मोटिव को पूरा करना, बस अपना काम है बनता, बाहर में जाए जनता। ठीक है, तो ये उसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर बात करता है, यहां पर ये बात कर रहा है एंड एक्स टू ग्राइंड, अपना उल्लू सीधा करना मीन्स ये ऐसे मोटिव की बात कर रहा है जिसमें हमारा तो फायदा है लेकिन सामने वाले का नुकसान है, और चाहे हम गलत तरीके से ही अपना काम बनवा रहे हैं। तो इसका मतलब होता है अपना उल्लू सीधा करना कि हम गलत तरीके से अपना काम बनवा रहे हैं। तो बेटा इन चारों में जो इसका बेस्ट मीनिंग होगा दैट इज हैव एन अल्टीरियर मोटिव, कि आपका मोटिव जो है वो बहुत ही लो है, निम्न है, आप अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, मीन्स किसी का नुकसान पहुंचाकर बस अपना भला चाह रहे हैं। तो एन एक्स टू ग्राइंड, अपना उल्लू सीधा करना, हैव एन अल्टीरियर मोटिव। क्लियर हो गया, मीन्स ये कहना चाहता है कि भाई कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गया किसी के पास, कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गया कि भाई तू मेरा काम कर दे, चाहे किसी का काम बने या ना बने। ठीक है, अगला लेते हैं, दैट इज, चलो, ए बैड हेयर डे। नेक्स्ट इज ए बैड हेयर डे। तो आंसर बताइए, ए बैड हेयर डे कौन सा होगा। चलो जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए बेटा, जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए, ए बैड हेयर डे। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। बेटा देखो ये रेगुलर क्लासेस है, ये रेगुलर क्लासेस है, आप आइए यहाँ पर सीखिए और जुड़े रहिए, और अपने भी सजेशंस दीजिए कि क्लासेस के अंदर और क्या चेंज हो सकता है, क्या चेंज नहीं हो सकता, या कौन सा टॉपिक आपको करना है तो वही करवाया जाए। आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक करवाया जाए तो मैं उसी पर्टिकुलर टॉपिक को उठाऊंगा। जैसे शुरू में मैंने ईडियम्स एंड फ्रेजेस उठा लिए हैं, तो मैं कभी भी कुछ भी लेकर आपके सामने आ सकता हूँ। ठीक है, हाँ जी कीजिए, ओके ग्रेट। अब मैं आपको इसका रिप्लाई कर देता हूँ। देखो ये क्या बात कर रहा है, ए बैड हेयर डे, कि ए बैड हेयर डे वो कहना क्या चाहता है कि भाई ऐसा बैड डे जहाँ पे हेयर खराब हो जाए। तो अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें, अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या बनेगा, ए बैड हेयर डे कि भैया जी कि वो जिस दिन क्या कहते हैं हमारे बाल खराब हो जाए उस दिन वो बैड हेयर डे हो जाएगा। जिस दिन बैड हेयर जो है बैड हो जाएंगे वो बैड हेयर डे हो गया। ये क्या हुआ, ये तो हमारा शाब्दिक अर्थ हुआ भाई, ये क्या हुआ, ये तो हमारा शाब्दिक अर्थ हुआ ना बैड हेयर डे, कि भाई जिस दिन हमारे बाल खराब हो गए उस दिन हमारा दिन खराब हो गया। हाँ राहुल कुमार गुड मॉर्निंग बेटा, राम राम जी, राम राम। तो समझ रहे बात को, तो बैड हेयर डे तो ये शाब्दिक अर्थ हुआ। अब वो कहना क्या चाहता है, वो ये कहना क्या चाहता है कि यार एक ऐसा दिन कह रहा सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करी और बाल खड़े हो गए, दिक्कत परेशानी हो गई, मतलब पूरे दिन मेहनत करने के बावजूद भी कुछ ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया और हमें परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस बात को दिमाग में रखते हुए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, उन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चुनना है, ए बैड हेयर डे। क्या कहता है, ए डे विच हैज़, कहता है एक ऐसा दिन विच हैज़ ए बैड स्टार्ट, कि वो शुरुआत ही क्या कहते हैं उसकी खराब हुई, विल इवेंचुअली, और अंत में जाकर बिकम बेटर, वो अंत में जाकर वो अच्छा हो जाएगा। कहता है ए डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग, एक ऐसा दिन जिसके अंदर हर चीज गलत नजर होगी, एक ऐसा दिन क्या कहते हैं ऑन विच, जिस दिन एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग, कि हर चीज बुरी हुई,
या दूसरा, डोंट वरी ओवर हेयर लॉस, कि भाई तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, और एल्स यू विल लूज मोर, कि भैया भी तो ये थोड़े बहुत झड़ रहे हैं और भी बाल झड़ेंगे तो भैया जी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगला, ए डे व्हेन यू फॉरगॉट टू कॉम्ब योर हेयर, या वो दिन तुम्हारे बैड हेयर हो रहे हैं कि तो अपने बाल कंघी करना भूल गए। तो ये तो मतलब कि लॉजिकली नहीं है कि जिस दिन तुम अपना कंघी करना भूल गए वो क्या कहते हैं, बैड हेयर डे। तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर होगा ए डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग। कहता है कि यहाँ पे क्या कहता है, ए बैड हेयर डे, कि जब गलत होती है ना चीज़ें तो हम ऐसे सर पकड़ के ही बैठते हैं, यार ये क्या हो गया, तो बालों में हाथ मारते हैं, टेंशन में आते हैं, मतलब उस दिन चीज़ें बिगड़ी हैं, उस दिन चीज़ें खराब हुई हैं, ए बैड हेयर डे। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, कि एक वो दिन, ए डे, जिस दिन एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग, जिस दिन सब कुछ खराब हो गया। आप देखते हैं कि कोई भी जब परेशान होता है, जब चीज़ें खराब होती है तो वो बैठ के सबसे पहले अपना सर पकड़ता है, कि सर पकड़ना। अब सर पकड़ने का मतलब ये नहीं कि सर में दर्द हो रहा है, सर पकड़ने का मतलब है कोई नुकसान हुआ है, कोई ऐसी न्यूज़ मिली है जिसकी वजह से बंदा परेशान है, तो ये था कि परेशान होना, सर पकड़ने का मतलब वही बात है कि अगर हमारे हेयर खराब हो रहे हैं इसका मतलब है कि उस दिन सब कुछ गलत हुआ। तो बेटा हाँ जी, ए बैड हेयर डे का मतलब वो दिन होता है जिस दिन सारी चीज़ें बिगड़ जाएं, जिस दिन सारी चीज़ें बिगड़ जाएं। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा कि हमारे बाल खराब हो गए। लेकिन पॉइंट इज, हमारे बाल तब खराब होते हैं जब हम टेंशन में, जब चीज़ें बिगड़ती हैं तो अपने हाथ बालों में मारते हैं और चीज़ें बिगड़ जाती हैं। बाकी इसका शाब्दिक अर्थ जो होगा कि बाल बिगड़ना, लेकिन इसका जो मीनिंग होगा क्या होगा, ए डे ऑन विच, जिस दिन एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग, कि वह दिन जिस दिन सारी चीज़ें बिगड़ जाएं। बाकी इसका शाब्दिक अर्थ जो बनेगा, शाब्दिक अर्थ बनेगा कि जिस दिन हमारे बाल खराब हो जाएं। ये तो शाब्दिक अर्थ है, और शाब्दिक अर्थ मीनिंग नहीं होता, मीनिंग होता है जो इसका सिचुएशनल मीनिंग होता है। तो ए बैड हेयर डे का मतलब हो जाएगा जिस दिन सारी चीज़ें खराब हो जाएं, वो बैड हेयर डे होता है। क्लियर है? चलो अगला लेते हैं। गेट ऑन समबडीज नर्व्स, गेट ऑन समबडीज नर्व्स। चलिए बताइए इसका आंसर, गेट ऑन समबडीज नर्व्स। हाँ जी, हाँ जी, तो देख लें, टू काम एन anxious person, to be an irritant, to be angry with yourself but take out the anger on somebody else, कि और आगे देखें, टू क्रैक जोक्स एट somebody's expense, तो देन आई लेट यू नो। देखो मैंने आपके आंसर देख लिए, देन आई लेट यू नो। गेट ऑन somebody's nerves, तो कहता है टू काम एन anxious person, कहता है बड़ा ही शांत और चिंतित इंसान, कहता है गेट ऑन somebody's nerves। somebody's nerves की किसी की नर्व्स होता है नसें, कहता है कि जो कोई भी ऐसा इंसान जो बड़ा शांत होता है लेकिन परेशान होता है। दूसरा, टू बी एन इरिटेंट, जो दूसरे के लिए इरिटेट, मतलब इरिटेशन वाली सिचुएशन क्रिएट करता है, टू बी एन इरिटेंट। टू बी एंग्री विद योर सेल्फ, कह रहा अपने आप से नाराज हो जाना, बट टू बी एंग्री विद योर सेल्फ, कि भाई अपने आप से तो नाराज हो, टेक आउट दी एंगर, लेकिन अपना गुस्सा तुम निकाल देते हो, टेक आउट दी एंगर, अपना गुस्सा निकाल देते हो ऑन समबडी एल्स, कि तुम नाराज अपने आप से हो और गुस्सा दूसरों पर निकाल रहे हो। अगला, टू क्रैक जोक्स एट समबडीज एक्सपेंस, कि किसी के खर्च पर तुम मतलब किसी के नुकसान पर, किसी के ज़्यादा खर्च पर तुम हंस रहे हो, तुम हंस रहे हो। तो क्या मीनिंग होगा? तो बेटा ये टू बी एन क्या किया, तो यहाँ पर जो बात करता है ना, गेट ऑन समबडीज नर्व्स, इसका मीनिंग होता है नाक में दम कर देना। इसका मीनिंग क्या निकलता है? नाक में दम करना। अब इसका मीनिंग निकल के आ गया नाक में दम करना, तो अब जरा इसका मीनिंग नाक में दम करना, तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा टू बी एन इरिटेंट, कि दूसरों के लिए सर में दर्द का काम करना।
दूसरों के लिए सर दर्द कर देना, दूसरे परेशान हो जाए। जैसे कि भाई, जैसे इस लेडी को देखो, इस लेडी को देखो, ये क्या कर रही है, ये सबके सर में दर्द कर रही है, मतलब चाय चाय टाएं 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 बोले जा रही है, बोले जा रही है। तो ये क्या कर रही है, गेट ऑन समबडीज नर्व्स, कि दूसरों के सर में दर्द कर रही है, दूसरे के नाक में दम कर रही है। तो क्या हुआ, गेट ऑन समबडीज नर्व्स, नाक में दम करना। हाँ जी, बूस्टर माफिया, ये क्या भाई, तेरा नाम बड़ा खतरनाक है, बूस्टर माफिया। राधे कृष्णा बेटा, ठीक है, चलो बात आ गई समझ में। तो ये बात अगर समझ में आ गई तो इसको मैं छोटे में समझा देता हूँ, यहाँ पे छोटे में समझा देता हूँ। कहता है गेट ऑन समबडीज नर्व्स का मतलब होता है किसी के नाक में दम कर देना। इसका मीनिंग होता है किसी के नाक में दम करना। अब नाक में दम करने को हम एग्जैक्टली अगर डिफाइन करें तो इसका मीनिंग होगा टू बी एन इरिटेंट, कि किसी के लिए इरिटेशन वाली सिचुएशन पैदा करना। जब कोई इंसान किसी इंसान के लिए सिचुएशन वाली परेशानी वाली सिचुएशन क्रिएट करता है तो वो इरिटेंट बन जाता है, और वो क्या कर रहा है, गेट ऑन समबडीज नर्व्स, उसके नाक में दम कर रहा है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो लेडी है वो बहुत ज़्यादा बोलकर सबके नाक में दम कर रही है, सबको इरिटेट कर रही है। क्लियर है ना? अगला, ए बोन ऑफ कंटेंशन, इन बोन ऑफ कंटेंशन, बताइए इसका। इसका अगर शाब्दिक अर्थ लें तो क्या होगा, शाब्दिक अर्थ क्या होगा इसका? तो देखो, शाब्दिक अर्थ को अगर मैं समझाऊं, जो इसका लिटरल मीनिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, ऑफ दिस इडियम, कि बोन। बोन मीन्स होता है हड्डी। बोन मीन्स क्या हुआ, हड्डी। कंटेंशन का मतलब होता है विवाद। कंटेंशन का मतलब हो जाएगा विवाद। तो कहता है हड्डी का विवाद, तो इसका मतलब क्या होता है, हड्डी का विवाद, इसका मतलब होता है झगड़े की जड़। इसका मतलब है झगड़े की जड़। जैसे हम कह सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो विवाद है वो झगड़े की जड़ क्या है, कश्मीर। कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में झगड़े की जड़ क्या है, कश्मीर। कि कहता है जब दो लोगों के बीच में विवाद हो रहा है, वो विवाद किस कारण से है, तो वो जो कारण होता है उसे बोन ऑफ कंटेंशन कहते हैं। तो देख लो, कहते हैं कौन सा सही होगा, द ओनली पार्ट टू विच टू आर्ग्यूइंग पार्टीज अग्री। कहता है वो सिर्फ अकेला वो पार्ट जिसके ऊपर दो झगड़ने वाली पार्टी अग्री करती हैं। नहीं, अग्री नहीं कर रही, यहाँ तो झगड़ रही है किसी बात से, तो आंसर ये नहीं होगा। कहता है एन इशू, एक ऐसा इशू ओवर विच, जिसके ऊपर देर इज कंटिन्यूइंग डिसएग्रीमेंट। कह रहा है एक ऐसा इशू, कहता है ए बोन ऑफ कंटेंशन, कि एक ऐसी हड्डी। तो कहता है एक ऐसा इशू जिसके ऊपर देर इज कंटिन्यूइंग डिसएग्रीमेंट, जिसके ऊपर लगातार डिसएग्रीमेंट बना हुआ है, दैट्स इट, वही इशू। तो आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। कहता है ए वेरी एक्सपेंसिव इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। कहता है कि जो बड़ी महंगी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है, तो ये थोड़ी अगर महंगी और इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होगी तो उसके ऊपर लड़ाई होगी, ऐसे थोड़ी होता है भाई। प्रॉपर्टी तो थोड़ी सस्ती छोटी जगह पर भी विवाद हो सकता है, थोड़ी छोटी जगह पर भी विवाद हो सकता है। तो ये थोड़ी कि महंगी प्रॉपर्टी होगी तो विवाद नहीं होगा, तो कि विवाद होगा ही होगा। तो पॉइंट इज, महंगी प्रॉपर्टी बड़ी प्रॉपर्टी है, अगर मैं उसका अकेला वारिस हूं तो कोई विवाद ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कहता टू बी हैप्पी विद ओनली अ फ्यू थिंग्स, कि अपनी छोटी सी चीज़ों के साथ खुश हो जाना, तो इनका ये मीनिंग नहीं है। तो आंसर जो बनेगा बी। तो कहता है ए बोन ऑफ कंटेंशन। इसको मैं बेहतर एक्सप्लेन कर पाऊंगा जब आप ये पिक्चर अगर देख पाएँ, ए बोन ऑफ कंटेंशन, कि ये जो बोन है, ये जो हड्डी है, इन दो के बीच में विवाद है। ये जो हड्डी है, इन दो के बीच में विवाद है, इसी को कहते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा, ए बोन ऑफ कंटेंशन, ऐसी हड्डी जिसके ऊपर दो लड़ रहे हैं। तो ये हड्डी का मतलब है कि ऐसा इश्यू जिसके ऊपर दो बंदे झगड़ रहे हैं, ठीक है। अब इसको मैं सम अप करूं, अब अगर मैं इसको सम अप करूं तो ऐसा कहा जा सकता है,
ए बोन ऑफ कंटेंशन, ये होता है झगड़े की जड़। जब किसी एक मुद्दे की वजह से, एक मुद्दे पर, एक इश्यू पर, एक प्रॉब्लम पर, एक किसी छोटी सी बात पर, छोटी या बड़ी बात पर जब दो पार्टीज विवाद करती हैं तो वो जो झगड़े की जड़ होती है, उस झगड़े की जड़ को बोन ऑफ कंटेंशन कहते हैं। अगर हम इन चारों का मीनिंग देखें तो जो एग्जैक्ट मीनिंग निकल कर आता है दैट इज कि एन इशू, कि एक ऐसा इश्यू ओवर विच देयर इज कंटिन्यूइंग डिसएग्रीमेंट, एक ऐसा इश्यू जिसके ऊपर दो पार्टीज कंटिन्यूइंग डिसएग्रीमेंट बनाए हुए हैं। क्लियर है? तो इस बात को हम ऐसे समझ लेंगे जैसे ये दो जो कुत्ते हैं हड्डी पर झगड़ रहे हैं, तो वो हड्डी है, ये जो हड्डी है वही विवाद है जिसके ऊपर झगड़ा है, इसी को कहते हैं झगड़े की जड़। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला नेक्स्ट, जिप योर लिप। ये तो सीधा सीधा जो बोल रहा है, देखो इसका तो शाब्दिक अर्थ भी समझ में आ जाएगा, जिप योर लिप। अब इसका शाब्दिक अर्थ समझ में आएगा, जिप योर लिप। और कोई अपने लिप पर जिप थोड़ी लगा सकता है, तो अब इसका देखो मीनिंग आपको क्लियर हो जाएगा। अब बताएं क्या होगा। कीप क्वाइट अबाउट समथिंग, टू टॉक फास्ट, नॉट टू थिंक बिफोर स्पीकिंग, नॉट टू थिंक बिफोर स्पीकिंग, द साइलेंस बिफोर ए स्टॉर्म, द साइलेंस बिफोर ए स्टॉर्म। तो इसका आंसर, ये तो इसका आंसर तो सभी सही बता देंगे, इसका आंसर तो सभी सही बता देंगे। हैं जी बेटा? हाँ जी बताइए। इसका आंसर तो सभी स्टूडेंट जो है बढ़िया बता देंगे। जिप योर लिप, ये तो क्लियर हो ही रहा होगा ना। जिप योर लिप, अगर हम बात कर रहे हैं कि जिप योर लिप, कि अपने जबान पर मतलब चैन लगा लो, मतलब चैन लगा दो। अब जबान पर तो चैन नहीं लगा सकते, इसे कहते हैं कि जबान पर ताला लगाना। समझ रहे? जबान पर ताला लगाना। ऋतु नमस्ते बेटा, नमस्ते। तो जबान पर ताला लगाना, लेकिन जबान पर ताला तो नहीं लगाया जाता, जबान के ऊपर आप कैसे जिप लगा दोगे? जिप लगा सकते हो, तो इसका सेंसमेंट क्या? शाब्दिक अर्थ तो मीनिंग होता नहीं ना, शाब्दिक अर्थ तो मीनिंग होता नहीं। अगर शाब्दिक अर्थ पर जाए तो इसका मीनिंग यही होगा जो लिखा देख रहे हो अभी, कि किसी के मुंह पे ताला लगा दो। भाई किसी के मुंह पे ताला कैसे लगेगा? लगा के ताला लगा के चले जाओ, ऐसे नहीं हो सकता। तो ये हुआ क्या? ये शाब्दिक अर्थ। अब इसका सेंसिबल सिचुएशनल मीनिंग क्या निकलेगा इसका? अब सिचुएशनल मीनिंग क्या निकलेगा? वो ये जिप योर लिप, इसका मुंह पर होता है मुंह पर लगाम लगाना, मुंह पर ताला लगाना। तो जब हम बोलते हैं मुंह पर लगाम लगाओ, मुंह पर ताला लगाओ, तो बेसिकली हमारा मतलब ये नहीं होता कि अपने मुंह पर हम लगाम लगाएं। लगाम घोड़े के लगती है, हम अपने मुंह पर ताला लगाएं, ताला दरवाजे में लगता है। तो यहाँ पर कहता है अपने मुंह पर जबान, अब कहते हैं अपने मुंह पर ताला लगाओ या जबान को लगाम दो, तो हम कहना चाहते हैं चुप हो जाओ। तो यहाँ पर जो मीनिंग बनेगा टू कीप क्वाइट, आंसर बनेगा टू कीप क्वाइट। क्योंकि अगर हम बात करें तो मुंह पर ताला नहीं लगाया जा सकता, मुंह पर ताला नहीं लगाया जा सकता, तो इसका सेंस किया जाता है कि आप बिल्कुल शांत रहें, खामोश रहें। क्लियर हो गया? डन। अगला लेते हैं, कैच रेड हैंडेड। कैच रेड हैंडेड, अब अगर इसे देखें कैच रेड हैंडेड, कि भाई किसी को पकड़ लिया रेड हैंडेड, कहता है रंगे हाथ के, उसके हाथ रंगे हुए थे, ओ इसके हाथ में कलर लगा हुआ है तभी पकड़ लिया। ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ, उसके हाथ में रंग लगा हुआ है तभी पकड़ लिया। ठीक है, तो पॉइंट इज यहाँ पे हम कहते हैं ना किसी को कैच रेड हैंडेड, तो इसका मीनिंग क्या जाएगा? रंगे हाथों पकड़ना। तो रंगे हाथों का मतलब ये नहीं कि हाथ में कुछ लगा हुआ है रंगे हुए तब पकड़ना, यहाँ पे कह रहे हैं कोई क्राइम करते वक्त पकड़ लेना। तो अगर ये बात समझ में आ गई है तो जरा देखना कौन सा होगा। देखो इतना तो मैंने समझा ही दिया, अब तो आंसर आप पकड़ ही लेंगे। ठीक है ना, किसी को क्राइम करते वक्त पकड़ लेना। हाँ जी, क्या कहता है? एप्रीहेंड समवन इन द कोर्स ऑफ रॉन्ग डूइंग। कहता है एप्रीहेंड का मतलब होता है पकड़ लेना, कि एप्रीहेंड का मतलब पकड़ लेना किसी इंसान को इन द कोर्स ऑफ रॉन्ग डूइंग, गलत काम करते हुए पकड़ लेना। एक सक्सेसफुली अकम्प्लिश, कि पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना, सफलतापूर्वक पूरा कर लेना।
सफलतापूर्वक पूरा कर लेना, कहता है ए डिफिकल्ट फिजिकल टास्क, एक डिफिकल्ट फिजिकल टास्क को पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना। कैच समवन, किसी इंसान को पकड़ना विद कलर ऑन हिज हैंड, क्या कहते हैं ऑन हिज हैंड, तो यहाँ पे भैया किसी के हाथ में कलर लगा हुआ, उसे एज इट इज पकड़ लेना कलर हाथों में, ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, तो ये तो मीनिंग हो ही नहीं सकता, तो इसे तो छोड़ ही दो। बी अवेयर ऑफ इमिनेंट डेंजर, कहता है कि भाई कि बी वार्न्ड ऑफ इमिनेंट डेंजर, कहता है कि जो अब एक खतरनाक जो हमारे पास जो खतरा है उससे सावधान करना। तो पॉइंट इज यहाँ पर होगा एप्रीहेंड, कि एप्रीहेंड मतलब पकड़ लेना, तो यहाँ पे जब बात कर रहा है कैच, तो कैच का जो सिनोनिम होगा वो एप्रीहेंड मतलब पकड़ लेना, कि रेड हैंडेड, कि जब वो क्राइम कर रहा हो, कि किसी भी इंसान को पकड़ लेना, कब पकड़ लेना, जब वो क्राइम कर रहा हो। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कैच रेड हैंडेड, कि ये भाई क्राइम कर रहा है पिस्टल हाथ में, तो पीछे से पुलिस वाले ने आके पकड़ लिया, तो मतलब क्राइम करते वक्त पकड़ लेना। ये क्या बताना चाहता है, क्राइम करते वक्त पकड़ लेना, कैच रेड हैंडेड, क्राइम करते वक्त पकड़ लेना, दैट इज टू कैच रेड हैंडेड। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई है तो यहाँ पर अब ये बात क्लियर है। कैच रेड हैंडेड, इसका मतलब होता है रंगे हाथों पकड़े जाना। मीन्स जिस वक्त कोई इंसान कोई क्राइम कर रहा है, कोई गुनाह कर रहा है, कोई जुर्म कर रहा है, जिस मोमेंट वो गुनाह कर रहा है, जुर्म कर रहा है, उसी वक्त उसको पकड़ लेना, उसी वक्त उसको पकड़ लेना, वो कैच रेड हैंडेड होता है। तो बेटा कैच का सिनोनिम होता है एप्रीहेंड, इसका मतलब होता है किसी को पकड़ लेना, कि यह हो जाएगा एप्रीहेंड समवन, किसी को पकड़ लेना इन द कोर्स ऑफ रॉन्ग डूइंग, गलत काम करते वक्त किसी को पकड़ लेना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक आदमी क्राइम कर रहा है, क्राइम करते वक्त उसे उसी वक्त पकड़ लिया गया, तो इसी को कहते हैं कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़े जाना। ठीक है, और आज के लिए एकदम लास्ट, आज के लिए लास्ट, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, कहता है ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, तो कहते हैं कि जो ग्रेट माइंड्स होते हैं ना वो एक जैसा सोचते हैं। तो अब यहाँ पर वो क्या कहना चाहता है, यहाँ पर वो कुछ ऐसा कहना चाहता है कि ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, कहता है कि यहाँ पर उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब दो बंदे बात कर रहे हैं, दो बंदे बात कर रहे हैं, दोनों में से और दोनों के मुंह से अचानक सेम बात निकले, तो हम कहते हैं यू हैव स्पोकन। हम इंग्लिश में ऐसे कह देते हैं कि यू हैव स्पोकन आउट ऑफ माई माइंड, कहता है यू हैव स्पोकन आउट ऑफ माई माइंड, कि तुमने मेरे मन की बात कह दी। यू हैव स्पोकन आउट ऑफ माई माइंड, कि तुमने तो मेरे मन की बात कह दी, तुमने मेरे दिल की बात कह दी। तो कहने का मतलब यह है कि जो इसके मन में चल रहा है, दिल दिमाग में चल रहा है, वही इसके दिल दिमाग में चल रहा है। तो कहता है ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, वो एक जैसा सोचते हैं, ये भी कार के लिए सोच रहा है, ये भी कार के लिए सोच रहा है। ठीक है ना, थैंक यू पूजा बेटा। तो कहता है ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। तो इस बात को आप यहाँ पर ऐसे समझे कि हमारे पास अब ये ईडियम आया, तो अब बताइए क्या आंसर होगा, अब बताइए क्या आंसर होगा। ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, व्हेन एन एविल प्लान इज हेज्ड क्रिमिनल एग्री, said to those people who don't like each other to make them agree, said when two people have the same opinion or make the same choice, intelligent people will think of plans to which everybody will say yes। हाँ जी, प्रिया का रिप्लाई आ गया, बिल्कुल सही आया। हाँ, दैट्स इट, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा बेटा प्रिया। हाँ, तो देखें ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, कहता है कि जब ग्रेट माइंड्स, वो माइंड्स ग्रेट होते हैं जो एक जैसा सोचते हैं, ये कहना ये चाहता है। तो मीन्स यहाँ पर बात कहना चाहता है कि जब कोई सिचुएशन आए और दो लोगों के सेम विचार हों किसी एक पॉइंट पर, जो एक पर्सन ने बोला उसकी वही विचार दूसरे के, जब दोनों के विचार एक जैसे हों, उसी को कहते हैं ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। तो बेटा इसको मैच करने के लिए इन चारों में जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज सी, कि सेड, कि कोई ऐसी बात कही गई व्हेन टू पीपल, जहां दो लोग हैव द सेम ओपिनियन, उनका एक जैसे विचार थे, और मेक द सेम चॉइस, और उनकी चॉइस बिल्कुल सेम थी। तो इसी को कहते हैं ग्रेट माइंड्स
थिंक अलाइक। जैसे इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों आदमी एक ही चीज़ को सोच रहे हैं, मीन्स दो आदमियों के एक ही विचार हैं। ये भी कार लेना चाहता है, ये भी। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा जो ये सेशन है ये ओवर होता है। ठीक है, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ, है ना। रेगुलर जुड़े रहिए, सेम टाइम सेम प्लेस, रोज़ाना क्लासेस हैं। और आप अपना सजेशन दे सकते हैं कि सर हमें ये टॉपिक करना है, तो आप अपना सजेशन देकर मुझे जा सकते हैं, तो मैं वही टॉपिक करवा दूंगा जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस होती है, उसी को आसान कराने की कोशिश की जाएगी। तो मिलते हैं तब तक अगले सेशन में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।